महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। बारामती में लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हो गया। प्लेन में डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे तो राष्ट्रपति पीएम मोदी। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे आप। उन्होंने जानकारी साझा की है कि वो और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दोनों बारामती के लिए रवाना होंगे और जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र ने अपने डिप्टी सीएम अजीत पवार को खोया है उसके ऊपर शोक संवेदनाएं उनकी तरफ से भी व्यक्त की गई है। तो देखिए किस तरीके से प्लेन में सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनके साथ अन्य साथी भी सवार थे। राष्ट्रपति पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन दबीन और साथ ही कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया। तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू का काम चल रहा है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा और ऐसे में पूरी कोशिश की जाएगी कि डेड बॉडी को रिकवर किया जाए और उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो देखिए किस तरीके से जानकारी सामने आते हुए तमाम नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई। सभी ने शोक व्यक्त किया और आज संसद का बजट सत्र भी जारी है। लेकिन इसके पहले किस तरीके से शरद पवार और सुप्रिया सुले जैसे ही उनको जानकारी हाथ लगी वो दोनों मुंबई के लिए रवाना हो गए और उसके बाद वो बारामती भी जाएंगे, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता शोक व्यक्त करते हुए आज न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए यह काला दिन है बल्कि आज देश के लिए, आज भारतीय राजनीति के लिए काला दिन, क्योंकि महाराष्ट्र ने अपने डिप्टी सीएम को खो दिया है। तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार अब देखना होगा कि जब जांच प्रक्रिया होगी तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी। आपको बता दें कि प्लेन में डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ साथ अन्य 5 लोग सवार थे, जिसमें कि 2 क्रू मेंबर्स, साथ ही उनके सेक्रेटरी भी शामिल थे और एक ये प्राइवेट विमान बताया जा रहा वीआरएस का प्लेन। और वीआरएस की तरफ से ये बात भी कही गई है कि कोई तकनीकी खामियां विमान के अंदर नहीं थी, लेकिन ऐसे में चूक कहां हुई, कहां गलती हो गई, क्या पायलट से कोई गलती हुई है, ये तमाम सवाल हैं जो अपने मन में सभी के घूम रहे हैं और देखना होगा इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आएगी। तो देखिए एक एक तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए और इसी बीच एकनाथ शिंदे अपने काफिले में मौजूद नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई से लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए एकनाथ शिंदे इस गाड़ी में मौजूद और जैसा कि उनकी तरफ से भी कहा गया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी कहा गया कि दोनों आज एक साथ बारामती के लिए रवाना होंगे। तो बारामती जाते हुए उनकी ये तस्वीरें सामने आ रही है। बारामती के लिए एकनाथ शिंदे रवाना हो गए हैं। तो देखिए हम आपको अस्पताल के बाहर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, ग्रामीण लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ किस तरीके से वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और
क्या कुछ एविएशन को लेकर कमियां हो सकती हैं? इसके लिए रजनीश कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ नेशनल अफेयर्स एडिटर केएम शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले हम एविएशन एक्सपर्ट रजनीश कपूर के पास चलेंगे। रजनीश जी, किस तरीके से हम देखें इस पूरे हादसे को? हमने अहमदाबाद विमान हादसा भी देखा है, वहां भी हमने देखा किस तरीके से लापरवाही हुई थी। क्या लगता है आज ये जो हादसा हुआ, कहाँ कमी रह गई? और ये जो विमान है व्यारस का, इसको कितना सटीक देखा जाए, अच्छा देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो जो हादसा हुआ है ये बहुत दुखद है। इसमें अजीत पवार जी को मेरी तरफ से काफ़ी श्रद्धांजलि है। इनकी दुखद मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा, जो चूक की बात है, अब विमान को लेके काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि बम्बार्डियर कंपनी का विमान था, जो कि काफ़ी सेफ माना जाता है। तो अब डीजीसीए का कुछ क्षण पहले ही ये क्लैरिफिकेशन आई है कि घने कोहरे के मामले चलते जी। ये हादसा हुआ है। तो अभी प्राइमा फेसी इसको ऐसा कहा जा सकता है कि ये पायलट का जजमेंट एरर होगा, क्योंकि बारामती एयर स्ट्रिप पे जो कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं था, आईएलएस नहीं था वहाँ पे। तो जो भी करना है वो पायलट को ही करना आता है। कि आप सबको मालूम होगा, विमान यात्रा सभी लोग करते हैं, तो पायलट का मेन रोल टेक ऑफ और लैंडिंग का जी। होता है। तो ऐसे में अगर पुअर विजिबिलिटी है और वहाँ पे आईएलएस नहीं है, छोटा एयरपोर्ट है, तो जो भी निर्णय लेना है वो पायलट को लेना है। तो ये कहीं ना कहीं जजमेंट एरर बाय द पायलट नजर आ रहा है, जिसमें कि अब अगर खराब मौसम था तो पायलट को सही समय पे कम्युनिकेट नहीं जी। किया गया, तो इसमें हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर एटीसी और अन्य अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। रही बात विमान की, विमान 100% जो इसकी रेपुटेशन है बम्बार्डियर की, बहुत सेफ विमान है। जांच के विषय में निकल के आएगा कि विमान की सर्विसिंग और प्रॉपर उसकी रखरखाव ठीक समय पे जी। हुई है या नहीं हुई है, वो सब आगे जांच का विषय है, इसलिए इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। बिल्कुल रजनीश जी, आप टेक्निकल मामलों के बहुत ही अच्छे जानकार हैं एविएशन में। क्या आप देखते हैं क्या क्या कमियां हो सकती है, क्या क्या पॉइंट्स जिनको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये हादसा उन कारणों की वजह से हुआ होगा? देखिए, जैसा कि डीजीसीए की तरफ से भी एक रिलीज आया है जी। कि काफी घना कोहरा था। अब कोहरे में विजिबिलिटी कितनी थी और उसको लेके पायलट को क्या कुछ नजर आया नहीं आया, ये सब जांच का विषय है। और पायलट ने जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अंदर लास्ट उसका क्या मैसेज था, जी। तो जब उसकी डिटेल्स निकल के आएंगी तब हम इस पे विचार कर सकते हैं कि क्या जजमेंट ऑफ एरर पायलट की तरफ से था या एटीसी की तरफ से था। ये सब निर्णय आगे चल के पता लगेंगे कि क्या हुआ था, और तब उस पे हम लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर तो विमान के रखरखाव में कोई कमी थी जी। या किसी तरह का पायलट के ऊपर दबाव था, कि जैसे अमूमन देखा जाता है कि जी। कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति फ्लाई करते हैं, आज की दौर में तो प्राइवेट चार्टर फ्लाइट करना एक फैशन सा बन गया है। कोई जी। भी रसूखदार व्यक्ति हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिल्म स्टार हो या अन्य किसी हस्ती हो, तो वो लोग ऐसी फ्लाइट्स चार्टर करके लेके जाते हैं। तो ऐसे में समय की बहुत बड़ी बात होती है कि मान लीजिए पॉलिटिशियन, इस केस में पॉलिटिशियन है, तो जो किसी कारण से किसी अपने कार्यक्रम में देर हो रही थी उनको चलने के लिए, तो उस कारण भी डिले हो सकता है। आगे उनको एक गंतव्य पे पहुंचना है अपना, तो उसके भी टाइमलाइन को मीट करना है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं पायलट के ऊपर दबाव भी रहा हो। तो जी। ये आगे जब जांच की परतें खुलेंगी तब पता लगेगा। लेकिन फिलहाल तो ये एक बहुत दुखद हादसा है, और मैं समझता हूँ इतने सेफ विमान का अगर ऐसा दुर्घटना हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल रजनीश जी, क्योंकि देखिए व्यारस की तरफ से तो साफ साफ कहा गया है कि विमान में किसी भी तरीके की कोई तकनीकी खामियां नहीं थी, और ऐसे में क्या कुछ रहा ये जांच का विषय है। आगे देखते हैं क्या कुछ होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। केएम शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए स्टूडियो में मौजूद है। केएम जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज महाराष्ट्र के लिए बेहद दुखद खबर है, पूरे देश के लिए बेहद दुखद खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति पर किस तरीके से असर पड़ता हुआ उनका एक डिप्टी सीएम को खोना? अजित पवार का जाना निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक चिंता की बात है। चिंता की बात क्या है? एक अपूरणीय क्षति। जी। अभी रजनीश जी को सुन रहा था, अब मेरी भी डीजीसीए में ऑफिस में किसी से बात हो रही थी। एटीसीएन लॉस उसको
वहाँ पे किसी तरीके से जो एक तरीके से जो संवाद था कॉकपिट में और उनकी एक कहीं पे प्रॉब्लम आई है। और उसके साथ साथ जो घना कोहरा की बात की जा रही है, निश्चित तौर पे घना कोहरा एक वजह थी। तो अगर आपका संवाद टूट गया और घना कोहरा था तो उसमें कुछ भी हो सकता है। वो जाहिर सी बात है कि उस पर ये डिपेंड करता है कि आपका पायलट कितना दक्ष है और कितनी आसानी से किसी ट्रेजेडी को वो निकाल सकता है। तो खैर ये सब जांच का विषय है। जो बात की कि अजित पवार जी का जाना निश्चित तौर पे एक क्षति की बात है, क्योंकि वहाँ पे एक धूरी रही है। चाहे बाला साहब ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हों। बाला साहब ठाकरे के बेटे जो हैं उद्धव ठाकरे अब राजनीति में, उनके बेटे आदित्य हैं। इधर अगर शरद पवार के उत्तराधिकारी की बात करें तो शरद पवार के उत्तराधिकारी के तौर पे अजित पवार, जिनको उन्होंने माना नहीं, अजित पवार थे, सुप्रिया सूले है, इनकी पत्नी सावित्री है। अब तो इनके उत्तराधिकारी की बात हो रही है कि अब इनका उत्तराधिकार किसको मिलेगा, सावित्री को मिलेगा, सुप्रिया को मिलेगा या पार्थ को मिलेगा। तो ये सब राजनीतिक उलझन है। राजनीतिक उलझन में बहुत ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। जो दिक्कत ये है कि ये मराठा रेंज की जो बारामती, बाड़मेर, आगे आसपास के जो इलाका था जहाँ पे आम तौर पे सूखे की समस्या रहती है, वहाँ पे एक तरीके से जीवन यापन का बड़ा संकट हो जाता है। उनकी बात बहुत मजबूती से उठाते थे और उठाने के बाद जो बारामती की बात करते हैं बार बार, तो बारामती आज गए थे, उनका अपना एक प्राइवेट फंक्शन था, उसी में वो शरीक होने जा रहे थे, उनका निधन हो गया। तो ये निश्चित तौर पे वहाँ की राजनीति में, वैसे राजनीति में बात करें तो महाराष्ट्र में बड़े सारे बड़े नेता हैं। चाहे वो अभी बात करें तो आज के डेट में सबसे बड़े नेता वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस है, वहाँ से नितिन गडकरी जी हैं, पीयूष गोयल है, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उसके बाद बात करें तो शरद पवार जी भी अभी हैं। तो ऐसे में इनका जाना एक थोड़ा सा अटपटा सा मतलब लग रहा है। इसलिए भी अटपटा सा लग रहा है क्योंकि उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 59 के बॉर्न थे। तो 59 के बॉर्न थे तो आप मान के चलिए कि 66, 65 कोई एज आज के डेट में कोई उम्र नहीं होती जहाँ पे लोग 90 साल तक क्वालिटी लाइफ जीते हैं। तो इस तरीके से इनका जाना एक दुखद है और वहाँ की राजनीति में जो क्षति है, अब उस गैप को कौन भरता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल केएमजे, और देखिए सियासत में क्या कुछ होगा ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र ने अपने डिप्टी सीएम को खोया है, ये बेहद दुखद खबर है। लगातार तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस दर्शकों के साथ साझा करता हुआ किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, किस तरीके से वहां से मलबा हटाया जा रहा है और मलबा हटाने के साथ साथ वहां पर पूरी कोशिश भी की जा रही है कि डेड बॉडीज को रिकवर किया जा सके। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ग्राउंड से क्या कुछ जानकारी आ रही, क्या डेड बॉडीज रिकवर की गए? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में डेड बॉडीज को रिकवर करना, इसको लेकर क्या कुछ सूचना सामने आते हुए? देखिए, अजीत पवार सहित सभी लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। वहाँ के जो सिविल अस्पताल है, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सरकार का, वहाँ पर उसको रखा गया है और उस अस्पताल के आसपास हजारों की संख्या में जो अजीत पवार को मानने वाले लोग थे वो वहाँ पहुँच चुके हैं और जो मलबे वाली साइट्स है उसको फिलहाल कॉर्डन किया गया है, क्योंकि वहाँ पर अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन को लेकर के शुरू हो जाएगी और ऐसे में वहाँ पर कोई भी पार्ट्स या कोई भी चीज़, खासकर ऐसे विमान हादसों में ब्लैक बॉक्स जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस दौरान आखिरी की वॉइस ब्लैक बॉक्स में जो रडार सिस्टम से बातचीत होती रहती है वो रिकॉर्ड होती है, अंदर क्या हलचल हो रही है वो रिकॉर्ड होती है, पायलट की क्या बातचीत है वो रिकॉर्ड होती है, आपस में जो बातचीत होती है क्रू मेंबर्स और इनके बीच में वो सारी चीज़ें, लोकेशंस और उस समय विंड की क्या पोजीशंस होती है, वो सारी चीज़ें उस ब्लैक बॉक्स में होती है। तो ऐसे में ब्लैक बॉक्स को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण पहलू होगा जांच में। तो उस पूरी साइट्स को फिलहाल कॉर्डन किया गया है, क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ कोई दूसरा या तीसरा ना लेके जाए, क्योंकि बहुत क्रूशियल ये सारी चीज़ें हैं। और विमान हादसा अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र के सियासत में अजीत पवार के पहले 2014 में ऐसे ही एक स्टालवर्ट नेता हुआ करते थे, गोपीनाथ मुंडे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की पहली गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थे और उन्हें ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र के सियासत में वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के पहले। लेकिन अचानक सरकार बनती है और
1-1.5 महीने के भीतर ही उनकी अचानक दिल्ली में ही एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो ये दूसरा ऐसा वाकया है जब महाराष्ट्र में बड़े नेता को इस तरीके के एक्सीडेंट में खोया है पिछले 10 सालों 12 सालों के भीतर। तो ऐसे में अजीत पवार का जाना बेहद दुखद है और सबके लिए गमगीन इसलिए है कि अजीत पवार एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिल्कुल अभिषेक, और देखिए उनका जाना हम सभी के लिए बेहद दुखद है और किस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, हम उन्हें भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और ये साफ साफ समझ में आता है कि इस वक्त तक कितना बड़ा नुकसान न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि भारत के लिए भी। रजनीश कपूर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश जी, बातें तो वीआरएस की तरफ से साफ कह दी गई है कि देखिए टेक्निकल ग्लिच नहीं था और कहीं ना कहीं पायलट ही इसके लिए जिम्मेदार है, विजिबिलिटी लो थी। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे जी, आपने जो ये बात कही कि प्रेशर होता है कई बार, जैसे पॉलिटिशियन है तो कई बार दबाव आ जाता है कि जल्दी जाना है, तो क्या इस प्रेशर के चलते इस तरीके की गलतियां हो जाए, ये एक्सेप्टेबल है? क्या जो विमान की कंपनियां हैं वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है प्रेशर है आप जाइए, लेकिन जब इस तरीके की गलतियां हो जाए तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आखिर कहीं इसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर है या फिर नहीं? देखिए, अगर तो ये कारण निकल के आता है कि किसी तरह का राजनीतिक दबाव था, यानी कि इसको पॉलिटिकल दबाव क्या, पैसेंजर की तरफ से वीआईपी प्रेशर कह सकते हैं, तो ऐसे में जजमेंट, जैसे कि अभी और लोग भी बात कर रहे हैं, तो ये जजमेंट एरर और जो भी जजमेंट लेना है वो पायलट को लेना है। और जहाँ तक मैं इस बीच आपसे बात करते करते देख रहा था, तो इसके दोनों जो कैप्टन हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस बताए जा रहे हैं जी और मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से प्रेशर में आने वाले लोग होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात आती है डीजीसीए की, एटीसी की। जैसे बताया गया कि कोहरे के कारण संपर्क टूट गया और उसको प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया गया, तो ये थोड़ा-सा मतलब हज़म नहीं होने वाली बात है। कारण ये है कि मौसम अगर ख़राब है, तो तमाम तरीके हैं बताने के। आपको पायलट को कम्युनिकेट किया जा सकता है कि मौसम ख़राब है, आप वहाँ पे लैंड ना करें और टर्न अराउंड करके वापस आप नियरेस्ट एयरपोर्ट पे चले जाएँ। तो पूना, बॉम्बे, जहाँ पे भी जो फ़ीज़िबल है, वहाँ पे जाके आप इस पे वो देखा जाएगा। जी लेकिन अगर डीजीसीए ये क्लैरिफ़िकेशन दे रहा है कि पुअर विज़िबिलिटी के कारण ये हादसा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं डीजीसीए की भी थोड़ी जाँच होनी चाहिए। जाँच इन द टर्म्स ऑफ कि मुझे एक स्टेटमेंट मैं अक्सर देता रहता हूँ डीजीसीए को लेके कि डीजीसीए के अंदर आज टेक्निकल लोगों की बहुत भारी कमी है। आज हमारे देश में एयर फोर्स के और एयरलाइंस के रिटायर्ड एक्सपीरियंस्ड पायलट्स और टेक्निकल लोग इतने तादाद में अवेलेबल हैं कि डीजीसीए को बाबुओं ने घेर लिया है, ना कि वहाँ पे टेक्निकल लोग ज़्यादा हैं। जो कि डीजीसीए मेन कंट्रोलर है हमारे देश के अंदर सिविल एविएशन को पूरा ऑडिट करने के लिए। तो अगर डीजीसीए के अंदर ही टेक्निकल लोग कम होंगे, तो ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। अब आप अभी ताजा-ताजा इंडिगो का जो जी प्रकरण हुआ है, उसमें आप देखिए कि डीजीसीए ने खुलेआम इंडिगो को 1 साल का नोटिस बिल्कुल दिया हुआ था। रजनीश जी, देखिए डीजीसीए की तो बात जो है सो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो भी इसके लिए जिम्मेदार मानी जाएगी अगर कहीं टेक्निकल ग्लिच है या फिर अगर पायलट की भी गलती है, क्योंकि वीआईपी प्रेशर में आकर इस तरीके से बड़ा यहाँ पर कदम उठाना ये कहीं ना कहीं बेहद गलत होगा। हालांकि आगे क्या कुछ होता है, जांच में बातें सामने आती हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।